Hello students, welcome to another tutorial session with Neha ma'am. I Neha ma'am welcomes you all in concept box. Clear your concept with Neha ma'am. And in this session we will study about cell division. It is very important for class 11 biology and also for NEET and other competitive exam. So let's start our topic. In this session we will study the cell division, that is mitosis. Cell division is of two type, mitosis and the meiosis. But in this lecture we will only cover the mitosis क्योंकि फिर lecture बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. In another video we will study about the meiosis क्योंकि meiosis ऑलरेडी बहुत लंबा प्रोसेस है जिसको समझाने में एटलीस्ट हाफ एन आवर का वीडियो बनाना होगा. ओके, सो टुडे वी विल स्टडी ओनली अबाउट द माइटोसिस. मीनिंग ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस का मतलब क्या होता है? माइटोसिस का मतलब होता है रैप्ड थ्रेड. रैप्ड थ्रेड. इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोजोम्स होते हैं ना, जो पहले क्रोमैटिन होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रैप्ड हो जाते हैं और फिर क्या बना देते हैं, क्रोमोजोम्स बना देते हैं. ओके, वेयर इट अकर्स, होता कहाँ है ये होता है सोमैटिक सेल में. सोमैटिक सेल. अब ये सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमा का मतलब होता है बच्चों बॉडी. ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कहाँ आकर करते हैं, हमारे पूरे बॉडी सेल में. आपके मसल्स के सेल जो डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, आपके पूरे बॉडी के सेल जहाँ भी सेल हैं वो जो डिवाइड हो रहे हैं, आपके डेड सेल्स डेली निकलते हैं. हम जो बिस्तर झाड़ते हैं डेली, बिस्तर से क्या निकलता है, वो जो डस्ट है वो क्या है, दैट इज़ द डेड सेल्स. ओके, और उनके जगह पे फिर नए सेल्स आते हैं. तो ये कहाँ आकर करता है, सोमैटिक सेल्स में. और मियोसिस कहाँ आकर करता है, मियोसिस अकर इन जर्म सेल. जर्म सेल का मतलब होता है जो आपके स्पर्म बनते हैं, ओवा बनता है, ठीक है, वो कैसे बनता है, वो मियोसिस से बनता है. और आपके पूरे बॉडी के जो सेल्स बनते हैं वो किससे बनते हैं, आपके माइटोसिस से बनता है. ओके, ड्यूरेशन कितना समय लगता है एक सेल को डिवाइड होने में? इट टेक्स अबाउट 24 आवर्स. एक सेल को डिवाइड होने में 24 आवर्स लगते हैं, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरफेज में गुजारता है और सिर्फ माइटोसिस करने में ओनली 2 आवर्स का समय लगता है. ओके, इट मीन्स 22 आवर्स वो इंटरफेज में गुजार देता है एंड देन माइटोसिस में जो डिवीजन है उसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं. ओके, फेजेस ऑफ सेल साइकिल. इसके फेजेस क्या क्या हैं? फेजेस आर इंटरफेज एंड माइटोसिस. सब फेजेस ऑफ इंटरफेज. अब ये जो इंटरफेज है इसके अंदर सब फेजेस होते हैं, ठीक है. तो इसको समझने से पहले एक सिंपल सा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप पिता हैं और ये आपका घर है. आपको इसको 2 बच्चों में डिवाइड करना है इक्वली. मैंने क्या बोला कि माइटोसिस क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि एक सिंगल सेल डिवाइड हो जाता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में, ठीक है. सन सेल नहीं होगा, हमारे बॉडी में जितना होता है ना वो सब डॉटर होता है, ठीक है. तो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं और ये आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे. एज्यूम कीजिए कि अगर आपके बॉडी के सेल अलग अलग होते, ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होते, तो आपके हाथ का कलर कहीं अलग होता, कहीं कुछ अलग दिखता, मतलब सब कुछ एकदम अलग अलग सा होता है ना. आँखों का कलर अलग अलग सा हो जाता, तो आँखों के सेल अलग होते हैं तो वो उसी तरह के सेल बनाते हैं. ओके, आइडेंटिकल सेल्स बनाते हैं, जहाँ बॉडी में जिस तरह की सेल है वो उसी तरह का सेल बनाते हैं. ओके, तो अगर आप एक पिता हैं और आपको 2 बच्चों में आइडेंटिकली, ठीक है, इक्वली अगर आपको डिवाइड करनी है अपनी प्रॉपर्टी, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके पास एक मकान है तो आपको एक और मकान लेना होगा पहले, ठीक है. आपके पास एक फ्रिज है तो एक और फ्रिज खरीदिएगा, एक डाइनिंग टेबल है तो एक और डाइनिंग टेबल खरीदिएगा, एक प्लॉट है तो एक और प्लॉट खरीदना होगा, ठीक है, नहीं तो पार्शियलिटी हो जाएगी. इक्वली डिवाइड करना है तो जो भी चीज़ है उनको पहले आपको डबल करना होगा. तो सेल भी यही करते हैं. व्हाट द सेल डू? सेल डबल ऑल ऑफ द ऑर्गेनेल्स, ऑल ऑफ द कंटेंट्स इट हैव. ओके, तो सेल सारी ऑर्गेनेल्स को पहले डबल करती हैं. तो ये किस में होता है? ये होता है इंटरफेज में. इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरफेज में गुजारते हैं. एंड इंटरफेज के सब फेजेस कौन कौन से होते हैं? इंटरफेज का सब फेज होता है G1 फेज, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गैप फेज, गैप 1 फेज और द ग्रोथ फेज. इसमें सेल ग्रो करते हैं. देन
एस फेज, इसमें सिंथेसाइजिंग होती है, दैट्स वाई इट इज नोन एज द एस फेज. एंड देन द G2 फेज, दिस इज नोन एज द गैप 2 फेज. ओके, इसमें जो है क्रोमैटिन जो है, हाँ, इस डीएनए का जो कंटेंट है वो डबल होता है, क्रोमोजोम्स एक्चुअली दिखना शुरू हो जाता है. एंड देन द माइटोसिस, उसके बाद फिर जो है क्रोमोजोम्स अपने हरकतें करने लगती हैं और फिर अलग होकर के सेल डिवाइड हो जाता है. ओके, तो सब फेजेस ऑफ माइटोसिस के सब फेजेस क्या क्या हैं? दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज. We will study it through diagram also. Okay, टेलोफेज. अब इसको याद कैसे रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक है, पी मैट. ठीक है, पी मैट. माइटोसिस में क्या हो रहा है? पी ऑन मैट. ओके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. दिस इज द डायग्राम. This is G1 phase. G1 phase is also known as the cell growth phase. It is the longest phase. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है. G1 फेज इज नोन एज द लॉन्गेस्ट फेज. यहाँ पे सेल अपना 40 to 50% अपना टाइम गुजारते हैं. देन द एस फेज इज ऑल्सो नोन एज द सिंथेसाइजिंग फेज. डीएनए सिंथेसाइज होता है इसमें. एंड देन द G2 फेज इज नोन एज द सेल ग्रोथ फेज. एंड देन माइटोसिस, and then mitosis is the formation of two daughter cells. And then cytokinesis, cyto means the cytoplasm and kinesis means division. यहाँ completely cytoplasm divide हो जाते हैं और जो दो है ना डॉटर सेल्स वो अलग अलग हो जाते हैं. Let's see the interphase in detail. G1 phase is also known as the gap phase, growth phase, pre-synthetic phase and post-mitotic phase. Why it is known as the growth phase? Growth phase because यहीं पे सेल ग्रो कर रहा है. देन प्री-सिंथेटिक फेज मतलब सिंथेसाइजिंग फेज से पहले वाला फेज. ओके, पोस्ट-माइटोटिक मतलब माइटोसिस वाले फेज के बाद वाला फेज. एंड देन सेल ग्रो होता है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, यहाँ मोस्ट ऑफ द प्रोटीन बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है, एंजाइम्स बनते हैं. कौन से एंजाइम्स बनते हैं? एंजाइम्स बनते हैं जो कि रेप्लिकेशन में काम आते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, उससे पहले एंजाइम्स बनाना जरूरी है. व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन मतलब होता है डीएनए का कॉपी बनाना. ओके, बच्चे सोचते हैं डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का टूट जाना. नो, दैट इज कॉपिंग ऑफ द डीएनए. देन एटीपी, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, एंड इट इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट फेज. हाँ, बिफोर वी मूव टू द एस फेज, ऐसा देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द सेल जो सेल होते हैं वो किस में चले जाते हैं? G0 फेज में. ठीक है, एस फेज में जाने से पहले कुछ सेल G0 फेज में चले जाते हैं. यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि ये G0 फेज क्या है. G0 फेज में कुछ ही सेल जाते हैं. वो कौन से सेल जाते हैं? जो आपके हार्ट के सेल हैं. ठीक है, न्यूरॉन्स के जो सेल हैं आपके, और आपके मसल्स के सेल हो गए. तो मसल के सेल ये होते हैं, मतलब खींचते हैं. ठीक है, बट वो डिवाइड नहीं होते हैं इतने ज़्यादा. अगर मान लीजिए, या फिर किडनी के सेल्स हैं, लीवर के सेल, अगर ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते, इसको बस समझना है. ठीक है, अगर ये कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाते तो क्या होता है? आपका अभी जो फीस्ट साइज का जो आपका हार्ट है, इतना छोटा हार्ट होता है ना हमारी फीस्ट के साइज का, तो अभी जो इतना छोटा जो हार्ट है वो कितना बड़ा हो जाता डिवाइड होते होते, है ना. लीवर आपका डिवाइड होते होते कितना बड़ा हो जाता. तो इसी सब चीज़ को बचाने के लिए हमारी बॉडी इतनी अच्छे से वर्क करती है कि ये जो सारे सेल्स हैं ना, G1 के बाद G0 में चले जाते हैं. और जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट आती है तो ये फिर G0 से फिर ये एस फेज में जंप कर जाते हैं. ओके, अब बाकी जो है, जो G1 से एस फेज में जा रहे हैं, बाकी जो हमारे बॉडी के सेल हैं वो किस में जाते हैं? एस फेज में. अब यहाँ क्या हो गया कि आपकी सेल बड़ी हो गई, प्रोटीन बन गया, एंजाइम्स बन गया. अब तैयारी है कि डीएनए को रेप्लिकेशन करना है, डीएनए की कॉपी करनी है. ओके, यहाँ क्या होगा कि डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा. अगर डीएनए पहले 2C था तो अब क्या हो जाएगा? 4C हो जाएगा. ओके, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन. हिस्टोन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है ना, प्रोटीन है जिसके अराउंड जो है डीएनए लिपटा हुआ रहता है और कंडेंस होने में हेल्प करता है.
एंड काइनेटोकोर, जिससे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स लगते हैं। काइनेटोकोर कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम में। ये है सेंट्रोमियर और इसके दोनों ओर क्या प्रेजेंट होता है? काइनेटोकोर। डीएनए कंटेंट्स इसमें डबल हो जाता है। ओके, G2 फेज इज ऑल्सो नोन एज द पोस्ट सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक के बाद हुआ तो पोस्ट सिंथेटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज बिकॉज माइटोटिक के जस्ट पहले होता है, देन प्री माइटोटिक फेज एंड फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। अब यहाँ क्या बनेगा? आरएनए। जितने भी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसआरएनए, सारे आरएनए इसमें बन जाएंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेलीज गेट डबल्स। अब जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सब क्या होंगे? डबल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट ये हो गया इंटरफेस। नाउ माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या होगा? सबसे पहले प्रोफेज में ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। ठीक है, अब क्या होगा? प्रोफेज में सबसे पहले जो क्रोमोसोम थे ना, क्रोमोसोम किस तरह से प्रेजेंट थे? इस तरह से, जैसे मैगी प्रेजेंट होता है ना, सूप में अगर आप मैगी को रख दो, ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, पहले इस तरह धागे की तरह ऐसे उलझे हुए प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये क्या होंगे? ये कंडेंस होने लगेंगे। इनको डिवाइड होना है ना, किसी घर को दो भाग में करना है तो आप सामान को समेटोगे ना, तो सबसे ज़्यादा बिखरे हुए कौन रहते हैं? सेल के अंदर, ये क्रोमोसोम। तो जब ये बिखरे हुए रहते हैं तो इनको बोला जाता है क्रोमैटिन, और जब ये कंडेंस्ड हो जाते हैं तब इनको बोला जाता है क्रोमोसोम। और जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो खूबसूरत सा अपना आकार बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कंडेंस होने के बाद ये जो है, दिस इज नोन एज दी क्रोमैटिड। पहले ये क्रोमैटिन बोला जाता है इसको, और जब ये कंडेंस हो जाते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? क्रोमैटिड। जैसे ऊन का गोला है, ठीक है, ऊन के गोले को जैसे पहले क्या होता है? एक रस्सी की तरह, ठीक है, पहले उसको क्या बोलते हैं? हाँ, थ्रेड बोल दिए, मान लीजिए थ्रेड बोल दिए, एंड देन जब हम उसको लपेट देते हैं देन उसको क्या बोलते हैं? रील। ठीक है, तो वैसे ही क्रोमोसोम जब उलझी हुई होती है देन इट इज नोन एज क्रोमैटिन, और जब उसको कंडेंस हो जाती है, हाँ, तब उसको क्या बोला जाता है? क्रोमैटिड। और ये पूरा क्या हो गया? एक क्रोमोसोम हो गया। ओके, अब क्या होगा इसमें कि इसके जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ जो न्यूक्लियोलस जो प्रेजेंट होता है छोटा सा, वो डिसअपियर हो जाएगा। सेंट्रोजोम्स जो हैं दोनों तरफ आ जाएंगे। जो सेंट्रियोल्स है ना, वो दोनों तरफ अपोजिट साइड पोल की तरफ चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? अभी उनको ना इन क्रोमोजोम्स को कठपुतलियों की तरह नचाना है, तो वो लोग क्या फेंकेंगे? स्पिंडल फेंक देंगे और नचाएंगे बीच में। ठीक है, नेक्स्ट इज मेटाफेज। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू भी नेक्स्ट समझते हैं। मेटाफेज में क्या होगा? काइनेटोकोर। अब ये बन गया, अब ये काइनेटोकोर जो है अटैच हो जाएंगे इससे, सेंट्रोमियर से। माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो हो जाएंगी इससे। यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यहाँ से माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रो कर जाएंगी। ओके, एंड क्रोमोजोम्स लाइन अप हो जाएंगे मिडिल में। ये जो क्रोमोजोम जो बना है डबल हो करके, हाँ, ये बात याद रखनी है कि ये जो क्रोमोजोम है, ठीक है, इसका सिर्फ डीएनए डबल हुआ है। ये अभी भी एक ही क्रोमोजोम है क्योंकि इसका सेंट्रोमियर एक है। ये पहले भी एक ही क्रोमोजोम था, ऐसे था। ये अभी भी एक ही क्रोमोजोम है, ये दो क्रोमोजोम नहीं है क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है। यहाँ बस डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है। ओके, डीएनए का कंटेंट कितना हो गया? 4C। पहले 2C था, अब कितना हो गया? 4C हो गया। ओके, तो अब क्या हो जाएगा कि ये यहाँ बीच में आ जाएंगी, सेल के बीच में, और यहाँ से सेंट्रियोल फाइबर भेजेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स भेजेंगे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स भेजेंगे, और वो जाके काइनेटोकोर से इनके लग जाएगा। और यहाँ से ये लोग क्या करेंगे? क्रोमोजोम्स को नचाएंगे और क्रोमोजोम्स कपल डांस करेंगे। ओके, देन अब डांस कर लिया। मेटाफेज में याद रखिएगा मिलना है, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मिलना है। तो सारे क्रोमोजोम्स यहाँ मिलेंगे, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे। एंड देन एनाफेज। एनाफेज को कैसे याद रखना है? एना मतलब अलग हो गए। अब भाई डांस वांस कर लिया, अब घर जाना है ना, अब अलग होना है इनको। गेट टुगेदर बहुत हो गया, अब अलग हो जाओ। तो जो सेंट्रियोल्स है ना, वो पेरेंट्स की तरह है। सेंट्रियोल्स अब क्या करेंगे? इन लोगों को अलग कर देंगे, जुदा हो जाएंगे ये लोग, अलग अलग। क्रोमैटिड्स पुल्ड अपार्ट टू अपोजिट पोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जितनी ढील दी थी ना पेरेंट्स ने, अब वो क्या करेंगे? चलो बहुत हो गया, अब घर आ जाओ। माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ईच क्रोमैटिड कंडेंस एज सेपरेट क्रोमोजोम। ठीक है, अब ये जो इस तरह से बने हुए थे, दोनों जुड़े हुए थे, अब क्या हो जाएंगे? इस तरह के क्रोमोजोम हो जाएंगे, अलग अलग। अब इसको अपने घर जाना है इधर, इसको अपने घर जाना है। ओके, मेटाफेज मिलने वाला फेज है, एनाफेज अलग होने वाला फेज है। टेलोफेज मतलब अब कंप्लीटली डिवाइड हो गए ये लोग। ठीक है, अब सिर्फ टेलो मतलब जब डिवाइड होते हैं तो टेलीफोन पे बात होती है ना, तो अब क्या हो गया? टेलोफेज को ऐसे याद रखिएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो गया अब ये लोग।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब इन लोगों के चारों ओर क्या आ जाएगा, एक वॉल आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग हो गया था, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, अब इनका एक अपना खुद का फैमिली होगा, अब सारे ऑर्गेनल्स आ जाएंगे इनके पास, न्यूक्लियोलस आ जाएगा ध्यान रखने को, तो इनकी अलग अलग फैमिली हो जाएगी, इसका अलग फैमिली हो जाएगा, इसका अलग फैमिली हो जाएगा। ओके, व्हाट इट। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। इंटरफेस सारी तैयारी हो गई, ठीक है। ये है क्या, सेंट्रियोल, यहाँ पे क्रोमोजोम्स जो है इसी तरह पड़ा हुआ है। देन प्रोफेस, ये धीरे धीरे अब मूव करना शुरू कर दिए हैं पोल की तरफ, और यहाँ ये कंडेंस होना शुरू कर दिया, कॉपी हो गई एंड कंडेंस होना शुरू हो गया क्रोमोजोम। कहीं कहीं पे मेटाफेज से पहले प्रोमेटाफेज भी दिया हुआ होता है, जिसमें कि ये लोग और ज़्यादा कंडेंस हो रहे हैं, काइनेटोकोर अटैच हो रहा है, ठीक है। यही सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। देन मेटाफेज में ये सब एक जगह लाइन पे आ गए, डांस किया, मस्ती किया, ये पेरेंट्स लोगों ने ढील दे के रखी, आराम से नाच लो जितना मस्ती करना है। एंड देन यहाँ अब ये लोग अलग होने लगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो इन्होंने फेंका हुआ था वो अब छोटा होने लगा। ओके, अब फाइनली ये लोग अब अलग अलग हो गए। अब ये देखिए यहाँ पे नहीं था, प्रेजेंट नहीं था, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, ना न्यूक्लियोलस था, कुछ भी नहीं था। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने लगा, न्यूक्लियोलस आ गया एंड अदर ऑर्गेनल्स आल्सो स्टार्ट अपीयरिंग। ओके, अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम कितना खूबसूरत कंडेंस्ड वे में एकदम सजा हुआ था, अब ये अपने घर में चलेगा ना तो फिर से अस्त व्यस्त इसी तरह पड़े हुए रहेंगे। ओके, तो you have many more points to write on this. If your doubt gets clear, don't forget to hit the like button. Thanks for watching.